नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वदेश की बात चैनल में। दोस्तों, आज हम समकालीन हिंदी कहानीकार योगेंद्र आहूजा जी की एक कहानी का पाठ करने वाले हैं। आज उनका जन्मदिन है, यानी 1 दिसंबर 1959 को उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बदायूं में। योगेंद्र आहूजा हिंदी के समकालीन कथाकारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इनकी कहानियाँ शिल्पगत दृष्टि से भी और संवेदनात्मक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध हैं। बहुत जो समाज की जटिलताएं हैं उसको बहुत सहजता से वो प्रकट करते हैं। उनकी एक कहानी कुश्ती का पाठ आज हम करेंगे। योगेंद्र आहूजा जी के कहानियों में जो विविधता दिखती है वो बहुत ही आश्चर्य करने वाली है। गंभीर तथ्यों के साथ वो जो है संवेदनात्मकता को भी निभाते हैं। यहाँ उनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं वो कहानियाँ, उनमें से किसी कहानी का आज मैं पाठ नहीं करने जा रहा हूँ। आज मैं दूसरी कहानी पाठ कर रहा हूँ जो कुश्ती नाम की है, क्योंकि उनकी जो दूसरी जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं, जैसे जो है दूसरा विश्व युद्ध है, और फिर इसके अलावा अंधेरे में हंसी, जो इस संग्रह का भी शीर्षक है, अंधेरे में हंसी, आधार प्रकाशन से है ये। तो ये काफ़ी लंबी कहानियाँ हैं, इसमें 1 घंटे से ऊपर का समय लगेगा पाठ करने में, इसलिए मैं जो कि आधे घंटे में हो जाए पाठ, उस कहानी को मैंने आज चुना है आपको सुनाने के लिए। तो योगेंद्र आहूजा जी की कहानियों का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, उर्दू, पंजाबी, मराठी और जर्मन भाषा में भी। इनका जो नाटक है कहानी जो है गलत, उस कहानी गलत का नाट्य रूपांतरण किया गया है और टेलीफिल्म में दूरदर्शन ने उस पर टेलीफिल्म भी बनाई है, और जो है कई जगह इनकी कहानियों का नाट्य मंचन भी हो चुका है। कई पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। कथा पुरस्कार है, परिवेश सम्मान है, विजय वर्मा कथा सम्मान, रमाकांत स्मृति पुरस्कार और स्पंदन सम्मान, इस तरह से कई सम्मान इनको मिल चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार हैं। तो आज हम उनकी ही कहानी पढ़ेंगे, कुश्ती। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। कुश्ती। शाम हो चुकी थी जब वे वहाँ पहुँचे। वहाँ लकड़ी का एक टूटा फूटा जर्जर गेट था, जिसके परे एक छोटा घास का मैदान और ऊपर गुरु सदानंद व्यायामशाला का टीन का पुराना जंग खाया साइन बोर्ड, जिसके अक्षर मिट चले थे। बोर्ड पर भव्य फौलादी देह में एक बलिष्ठ पहलवान की तस्वीर बनी थी, वह भी धुंधली पड़ गई थी। वे मैदान में बिखरी पत्तियों को पैरों से दबाते हुए आखिरी अखाड़े की नम मूक मिट्टी के पास खड़े हो गए। उन दोनों में से जो उम्र दराज था, गुरु सदानंद, उसने अखाड़े के कोने में स्थापित बजरंगबली की छोटी सी मूर्ति को प्रणाम किया। मेरे ख्याल में यही ठीक रहेगा, गुरु सदानंद ने पलटकर दूसरे व्यक्ति से कहा। 35 के आसपास का वह दूसरा शख्स चुपचाप चारों ओर देख रहा था, कुछ याद करने की कोशिश करता हुआ। वह एक मटमैली कमीज़ पहने था, हाथ में रेगजीन का फूला हुआ बैग थामे, और उसके चेहरे पर ऐसी बदहवासी और थकान थी जैसे वह बहुत दूर से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आया था। हाँ, यही ठीक होगा, उसने एक थकी हुई आवाज़ में कहा। आपने क्या नाम बताया था अखबार का? गुरु सदानंद ने कहा। अखबार का? वह अचानक चौंक गया। अखबार का नाम समाचार संसार। हाँ, यही समाचार संसार। कभी सुना नहीं। फोटोग्राफर को यहाँ का पता मालूम है? हाँ, वह आता ही होगा। अच्छा, वह जब तक आए मैं तैयार हो जाता हूँ, गुरु सदानंद ने कहा। पीछे वह कोठरी देख रहे हैं, उसी में रहता है अपना सारा सामान, मुकद्दर, डंबल, वजन, और वह गदा भी जो 18 साल पहले खुद मेयर ने दी थी, उस दिन जब आखिरी कुश्ती लड़ी थी और फिर कुश्ती से संन्यास लिया था। यही हुई थी वह आखिरी कुश्ती। उस दिन क्या भीड़ थी यहाँ, लोग ही लोग, तिल रखने की जगह नहीं, जैसे पूरा शहर उमड़ आया हो। यहाँ से वहाँ तक बंदरवार लगे थे।
बंदरवाल लगे थे, जगमगाती रोशनियाँ थी, बाकायदा वर्दियों में सजा धजा एक बैंड बाजों और नगाड़ों के साथ, लाउडस्पीकर लगे थे। 1 घंटे से ज़्यादा तो वक्ताओं ने ले लिया। कितनी मालाएं डाली गई थीं, मेरा चेहरा उनमें छुप गया था। उस दिन आप यहाँ होते तो आपके अखबार के लिए बनती एक शानदार खबर, मगर अब तो आप बच्चे रहे होंगे। तब सब अखबारों में आया था, गुरु सदानंद का सक्रिय कुश्ती से संन्यास, अब केवल शिष्यों को तैयार करेंगे। कंधे पर चमचमाती गदा के साथ शानदार तस्वीरें छपी थीं। आज भी उसी गदा के साथ फ़ोटो खिंचवाऊंगा, अखाड़े के बीच खड़े होकर, और पीछे बैकग्राउंड में ये बजरंगबली। ठीक रहेगा ना? आप यहीं रुकें, मैं लेकर आता हूँ। आपका फोटोग्राफर अभी तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा, आता ही होगा। गुरु सदानंद अखाड़े के पीछे की कोठरी तक गए। कुर्ते की जेब से चाबी निकालकर बहुत देर तक ताला खोलने की कोशिश करते रहे। फिर वे भीतर चले गए। वह वहीं अखाड़े के किनारे खड़ा रहा। बहुत सारा समय बीत गया। गुरु सदानंद जब बाहर आए, उसने दूर से देखा, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए थे, केवल लंगोट पहने थे। उन्होंने गदा की मूठ थाम रखी थी। वह पीछे पीछे ज़मीन पर घिसटती आ रही थी। शाम के धुंधले सौम्य उजाले के बीच एक धीमी रफ्तार में बीच का मैदान पार करते हुए वे करीब आए और उसे देखकर चौंक गए। उसके कपड़ों और जूतों का ढेर एक ओर पड़ा था, वह केवल जांघिए में था। यह क्या? गुरु सदानंद ने कहा। शायद अखाड़े की मिट्टी से आपको याद आ गया कि आपके पास एक जिस्म भी है, एक ही जिस्म। इसी काया से ज़िंदगी भर काम चलाना है, इसलिए कभी कभी उसे भी समय देना चाहिए। ठीक है, जब तक फोटोग्राफर आए आप कुछ व्यायाम कर सकते हैं। पत्रकार की नौकरी में आपको वक्त कहाँ मिलता होगा? यह इंटरव्यू यह साथ साथ होता रहेगा। आपने ठीक समझा, मेरे मन में यही ख्याल आया। आप जैसे महान पहलवान से मिलना रोज़ रोज़ थोड़े ही। लेकिन वो फोटोग्राफर अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं घूंट मारने न बैठ गया हो। आप तो जानते ही हैं, अखबार की नौकरी में दिन रात की दौड़ धूप, टेंशन इतना। मगर वो आएगा ज़रूर, गैर जिम्मेदार नहीं है। उसे मालूम है यह फीचर कल के महान पहलवान गुरु सदानंद इसी इतवार को जाना है। आज ही रात भर बैठकर लिखना होगा। अब बताएं, यह व्यायामशाला, इसका हाल तो आपके सामने ही है, उजाड़ है अब। गुरु सदानंद की आवाज़ में उदासी थी। कभी इसका भी एक ज़माना था, भीड़ लगी रहती थी। यहीं किनारे पर गद्दे और गावा तकिए में अपना तख्त पड़ा रहता था। शागिर्द आते थे, पैर छूते थे, फिर अखाड़े की मिट्टी माथे से लगाते थे। अब तो वह दूसरा शख्स, पत्रकार, निर्विकार चेहरा लिए धीमे खामोश कदमों से चलता हुआ अखाड़े के बीचों बीच खड़ा हो गया। आइए, आपके साथ एक कुश्ती हो जाए, उसने वहीं से कहा। कुश्ती? अरे नहीं, मैं तो आखिरी कुश्ती लड़ चुका हूँ, 18 वर्ष हो गए। अभी आपको बताया था ना? हाँ, आपने बताया था। उस दिन खचाखच भरी थी यह जगह, लोग, शोर, रोशनियाँ, मगर वह आखिरी कुश्ती नहीं थी। क्या मतलब? आखिरी कुश्ती अभी लड़नी है आपको, आज, अब। गुरु सदानंद उसकी ओर देखते रहे। क्या आप भी कुश्ती के शौकीन रहे हैं? आपको देखकर लगता नहीं। पहले कभी आपने? नहीं सदानंद जी, कुश्ती से, पहलवानी से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। मेरे पिता की ज़रूर यह तमन्ना थी पहलवान बनने की। बड़ा ताकतवर आदमी था वह, मगर वह भी, यह काम बहुत मुश्किल है ना, हर एक के बस का थोड़े ही है। इसके लिए जीवन भर की साधना चाहिए। लेकिन नहीं, गलत कहा मैंने। मैं कुश्ती लड़ता रहा हूँ। कब? कहाँ? गुरु सदानंद उसे अविश्वास से देख रहे थे। हमेशा, अपनी सारी जिंदगी। वे एक दूसरे के सामने थे। मिट्टी नम थी और कुछ कुछ सख्त। अपने नंगे जिस्मों में वे घुटनों पर झुके सतर्क निगाहों से एक दूसरे को तौल रहे थे।
गुरु सदानंद फुर्ती से झपटे और उसे कंधे से जकड़ लिया। अगले ही क्षण वह मिट्टी में सना हुआ ज़मीन पर चित्त पड़ा था। यह लीजिए पत्रकार महोदय, यह कुश्ती तो आप हार गए। गुरु सदानंद ने हंसते हुए कहा, 10 गिनने तक आप न उठे तो आपको मुझे अपना गुरु, अपना उस्ताद मानना पड़ेगा, पैर छूने पड़ेंगे। अपने अखाड़े का यही नियम था। दूर दूर से पहलवान लड़ने आते थे और शागिर्द बनकर जाते थे। मैं गिनना शुरू करता हूँ। 1। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ हाँफ रहा था। 2। उठिए पत्रकार महोदय। वह निढाल पड़ा था, बदन में एक भी हरकत नहीं। 3, 4, 5, 6। उसने अपनी कोहनियाँ मोड़कर उठने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोरी महसूस कर अपने को फिर ढीला छोड़ दिया और गहरी सांस लेता रहा। 7, 8, 9, 10। बस खेल खत्म हुआ। तो मानते हैं? मानता हूँ। गुरु सदानंद ने उसे हाथ पकड़कर उठाया। अपने हाथों का सहारा देते हुए उसे धीरे धीरे अखाड़े के किनारे तक लाया। घास पर बैठने की मैं उसकी मदद की। कमाल है, उसने अपनी हफनी पर काबू पाते हुए कहा, इस उम्र में भी आप अभी तक कुछ भी नहीं भूले? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसे भूलना होता हो। यह तो आपका मतलब आपके वजूद का हिस्सा बन जाता है। गुरु सदानंद ने अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए कहा, इसी पर अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च की है। घर गृहस्थी कुछ भी नहीं बसाई। यह व्यायामशाला उजड़ गई है तो क्या, यह मेरा बदन। पुट्ठों को प्यार से सहलाते हुए उन्होंने कहा, बाकी है, अभी बहुत कुछ बचा है। लेकिन आपने कहा था आप भी कुश्ती लड़ते रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ अधिक ज़ोर से आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने कहा। आपने बताया कि अब यहाँ कोई नहीं आता? नहीं, और इस जगह पर अब बिल्डरों की निगाहें हैं। देखिएगा किसी भी दिन यह व्यायामशाला गायब हो जाएगी, एक ऊंची बिल्डिंग यहाँ नज़र आएगी। आप अखबार में यह ज़रूर लिखना। आपके शागिर्द वो भी नहीं आते? नहीं, अब कोई नहीं आता। नाल उतर जाए तो उसे चढ़वाने, नाल मतलब वो जो नेवल है, नेवल कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है किसी कारण से, दबाव पड़े, प्रेशर पड़े तो, या फिर हड्डी जुड़वाने कोई आ जाए तो बात दूसरी है। अब कहाँ बचे कुश्ती के शौकीन और कद्रदान। नई उम्र के लड़के लड़कियों को उसे क्या कहते हैं, जिम ना? हाँ, जिम जाना अच्छा लगता है। आपका वो फोटोग्राफर अभी तक नहीं आया? वो आता ही होगा, वह यह जगह ढूंढ रहा होगा। अच्छा, सरकार की या प्रशासन की ओर से कभी कोई? उन्हें तो शायद इस जगह का पता भी नहीं होगा। उनसे पूछो, गुरु सदानंद को जानते हैं, जो मशहूर पहलवान रह चुके हैं, किसी ज़माने के हिंद केसरी, और उन्हीं के चेले थे जो उस वक्त हर स्टेट लेवल और नेशनल कंपटीशन में बेवकूफ़ों की तरह आपका मुंह देखते रहेंगे। अब देखिए, अखबार की ओर से भी आप अब आए हैं हाल चाल लेने, इतने बरसों के बाद। मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ, उसने सिर झुकाकर एक धीमी आवाज़ में कहा। कब? बहुत पहले, अब से 18 बरस पहले, उस दिन जब आपने आखिरी कुश्ती लड़ी थी और फिर कुश्ती से संन्यास लिया था। आप आ चुके हैं? आप उस दिन यहाँ थे, आपने बताया नहीं? आपने देखा था ना कितने लोग थे यहाँ, कितनी रोशनियाँ, कितना शोर, यह जगह खचाखच भरी थी, याद है ना आपको? आप बहुत छोटे रहे होंगे, अकेले आए थे? नहीं, मैं अपने पिता के संग आया था। आपके पिताजी, जिन्हें पहलवानी का शौक था? आपने बताया था वो बहुत ताकतवर आदमी थे। वह उठकर खड़ा हो गया। उसने घास के उस छोटे से मैदान का एक चक्कर लगाया, थोड़ी एक्सरसाइज की और बहुत देर तक ठंडी हवा के घूंट लेता रहा। उसने अपनी शक्ति को वापस आता महसूस किया। फिर गुरु सदानंद के करीब से गुजरता हुआ वह अखाड़े के बीच चला गया। हाँ, बहुत ताकतवर। बचपन में मुझे लगता था वही दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है।
मगर पत्रकार महाशय माफ़ कीजिएगा, उनकी ताकत आपको विरसे में नहीं मिली। विरसे यानी विरासत में, हेरिटेज। एक हाथ लगाते ही चित्त हो गए। आइए आपके साथ एक और कुश्ती हो जाए, उसने वहीं से कहा। गुरु सदानंद ने उसकी ओर तरस खाती हुई निगाह से देखा, दया आती हुई। आप मजाक कर रहे हैं? कुश्ती एक गंभीर चीज़ है, मजाक नहीं। पहली में ही क्या हाल हुआ था भूल गए? आइए यहाँ आइए और बैठकर बातें कीजिए। सदानंद जी, एक कुश्ती और, उसने विनती जैसे स्वर में कहा। नहीं पत्रकार जी, माफ़ करें, आप शायद भूल रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, कुश्ती लड़ने नहीं। आइए इसे पूरा कर लेते हैं। रात हो चुकी है, ओस बरस रही है, यहाँ रोशनी भी इतनी कम है, फिर मुझे घर भी जाना है। आपका वो फोटोग्राफर अब तक पता नहीं कहाँ। सदानंद जी, आप डरते हैं शायद कि पहली में किसी तरह इज्जत बचा ले गए, मगर इस कुश्ती में कहीं। गुरु सदानंद बिना कुछ कहे वहाँ के सूने अंधेरे में उसे आंखें फाड़ते देखते रहे। फिर वे धीरे धीरे उठकर खड़े हुए और हौले सधे कदमों से अखाड़े के भीतर चले गए। तारों की रोशनी तले ओस से भीगी ठंडी मिट्टी में सनी दो देहें गुत्थम गुत्था हो गईं। वह ज़मीन से चिपका हुआ था, उसकी सांसें फूल रही थीं और पूरी ताकत से मिट्टी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गुरु सदानंद ने अपने शरीर का पूरा वजन उस पर डाल दिया। उसकी देह के नीचे धीरे धीरे हाथ खिसकाते हुए गुरु सदानंद ने उसे कई बार उलटने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। वह सांसों को रोके हुए स्थिर और निस्पंद लेटा था, मिट्टी में मुंह छिपाए। आखिर गुरु सदानंद ने अपने सांस रोकी और बजरंगबली को याद करने के साथ अपने शरीर की समूची ताकत समेटकर उसे एक झटके में उलट दिया। वे उठकर खड़े हो गए और वह उनके कदमों के पास चित्त पड़ा रहा। लीजिए पत्रकार जी, आपकी यह तमन्ना भी पूरी हुई। मैं गिनना शुरू करता हूँ। 1, वह आंखें मूंद एक लाश की तरह लेटा था। 2, उठने की कोशिश करो। आहिस्ता उतर आए अंधेरे में, जैसे उसका जिस्म धुल गया था। उस अंधेरे के एक हिस्से की तरह उसकी सांसों की आवाज़ भी नदारद थी। 3, 4, 5, 6, आप ठीक हैं ना? गुरु सदानंद ने झुककर उसके शरीर को हौले से हिलाया। 7, 8, 9, 10, बस चलिए, खेल खत्म हुआ। अब उठिए, शरीर को झाड़िए और कपड़े पहन लीजिए, तबीयत खराब हो सकती है। इंटरव्यू अभी बाकी है या नहीं? उसने आंखें खोली और अपना बेजान हाथ उनकी ओर बढ़ाया। उन्होंने उसे खींचकर खड़ा किया और बाहों से सहारा देते धीरे धीरे ढकेलते हुए किनारे की तरफ ले जाने लगे। वह घास पर बिखरी पत्तियों पर लेट गया और गुरु सदानंद कपड़ों के ढेर में से उसकी कमीज़ उठाकर हवा करने लगे। आप बहुत थक गए होंगे, आप चाहें तो बाकी इंटरव्यू हम कल। नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने धीमी थकी हुई आवाज़ में कहा। जब आप यहाँ पहली बार आए थे 18 वर्ष पहले, उस समय ये तुलना करके आपको बहुत अजीब लग रहा होगा ना? उस वक्त की रोशनियाँ और अब यह उजाड़ सुनसान जगह। मगर कुश्ती का शौक़ होते हुए भी आप दोबारा कभी यहाँ नहीं आए? गुरु सदानंद ने कहा। दोबारा आया हूँ ना आज हाँ, लेकिन इतने वर्षों के बाद, पूरे 18 बरस, मुझे एक बहुत लंबे रास्ते से आना पड़ा, उसने कहा। एक बहुत लंबा चक्कर लगाकर, पूरी दुनिया का चक्कर। पूरी दुनिया का? मैं समझा नहीं। हाँ, पूरी दुनिया, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और भी न जाने कौन कौन से शहर। आपको अपने काम के सिलसिले में वहाँ जाना पड़ता होगा। पत्रकारों के मज़े हैं। आपने क्या नाम बताया था अपने अखबार का? वह ज़मीन पर चुपचाप औंधा लेटा रहा। गुरु सदानंद ने अंधेरे में उसके शरीर को हल्के से छुआ, फिर पीठ पर सहलाया। वह निश्चेष्ट पड़ा रहा। उसके भीतर एक घनी थकान थी, घनी वैसी थकान जो बरसों बूंद बूंद जमा होती रहती है। अंधकार की चौकसी करते हुए गुरु सदानंद चारों तरफ देखते रहे। अब हवा कुछ तेज़ चलने लगी थी। गुरु सदानंद ने गेट के पार किसी आहट को कान लगाकर सुना।
माथे से पसीना पोंछते उठ खड़े हुए गेट की तरफ चलने लगे। वह आहट कुछ करीब आई, फिर दूर चली गई। इतनी सी देर में शताब्दियों के बराबर एक निरवधि समय बीत गया। वह कोहनियों पर शरीर का पूरा वज़न देते हुए हौले से उठा। पहले उसने आकाश में देखा, तारों का अमित विस्तार, और फिर अंधेरे में चारों ओर गुरु सदानंद आसपास कहीं नहीं थे। कहाँ चले गए उसने सोचा और आंखें गाड़कर अंधेरे में देखने की कोशिश की। गुरु सदानंद गेट की दिशा में से दूर आते दिखाई दिए। वह उठकर खड़ा हो गया। वह अब अपने को सुस्थिर महसूस कर रहा था और भीतर कहीं बहुत शांत भी। सदानंद जी, आपसे एक और कुश्ती लड़नी है, उनके पास आ जाने पर उसने कहा। एक और कुश्ती? गुरु सदानंद उसे हैरत और अविश्वास से देखते रहे। हाँ, एक और, उसने कहा। यह इंटरव्यू है या कोई मजाक? आपने क्या नाम बताया था अपने अखबार का? मुझे पता दीजिए, मैं शिकायत करूँगा। किसने आपको पत्रकार बनाया? ये कोई तरीका है? और आपका वह फोटोग्राफर अभी तक क्यों नहीं आया? माफ़ करना सदानंद जी, मैं कोई पत्रकार नहीं। अब राज खुलता है और कोई फोटोग्राफर नहीं आने वाला है, उसने एक थकी आवाज़ में कहा। पत्रकार नहीं तो फिर कौन? और मेरे पास क्यों आए हैं? मनस्तत्वविद हूँ, साइकोलॉजिस्ट। मनस क्या कहा आपने? मैं समझा नहीं। साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। शरीर से नहीं, मेरा नाता इंसान के मन से है। मगर अब लगता है जो शरीर और आत्मा को इस तरह बांटते हैं कुछ भी नहीं जानते, न शरीर के बारे में न आत्मा के। पहलवान के पास भी एक मन होता है और मनस्तत्व के पास एक शरीर। दुनिया भर में के विश्वविद्यालय में लेक्चर देने जाता हूँ। वे मुझे अपने समय का सबसे बड़ा मनस्तत्वविद कहते हैं। मगर अब उस देश से और अपनी पत्नी से नाता तोड़कर वापस आ गया हूँ आज ही। आप पेरिस से आए हैं और सीधे यहाँ मेरे पास? क्यों, किस इरादे से? आपसे कुश्ती लड़ने। गुरु सदानंद अवाक उसे देखते रहे। आइए एक कुश्ती और हो जाए, या आखिरी होगी, बस इसके बाद नहीं। नहीं, मुझे माफ़ करें, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आइए एक और कुश्ती। नहीं, बस हो चुका। अपनी गदा को घसीटते हुए गुरु सदानंद कोने की कोठरी की ओर जाने लगे। सदानंद, उसने पीछे से चिल्लाकर कहा, किसी गलत फहमी में मत रहना। रहा होगा कभी अपने समय का बड़ा पहलवान, मगर अब कुछ नहीं बचा तेरे भीतर। अपनी जगह पर ठिठक कर खड़े हो गए गुरु सदानंद। तेरी हड्डियों को जंग लग चुका है, पहलवान कहता है अपने को। तेरी काया यह एक छाया है बस किसी बहुत पुराने समय की। खाली हो चुका तू, खोखला खल्लास। गुरु सदानंद के हाथों की गदा जमीन पर गिर गई। वे पलटे और भागते हुए आए। उन्होंने अखाड़े के एक किनारे पर उसे दबोच लिया। उसने फिर पहले की तरह मिट्टी में मुंह छुपा लिया। कौन है तू और क्यों आया है? क्या चाहता है? अपनी हाँफती सांसों के बीच पसीने में तबतर बतर गुरु सदानंद ने चिल्लाकर कहा, मैं पहले आता, लेकिन माँ हमेशा रोकती रही। उसके मरने के बाद ही आ पाया 10 दिन पहले। क्या हुआ था 10 दिन पहले? कुछ भी नहीं। माँ ने अपने दिल को बस ज़रा सा दबाया था और कहा था, यहाँ इस जगह। मेरी पत्नी बदहवास हो गई थी और टेलीफोन की ओर लपकी। पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया था। फिर मैं फर्श पर बैठ गया था। मेरे भीतर एक घनी शांति थी। मेरे लिए काफ़ी था इतना कि वह शांति से मरी, बिना तकलीफ़ के। 18 बरस पहले मेरा बाप जिस तरह मरा था उस तरह नहीं। मेरी पत्नी जानीन उसी मुल्क की है, वो मेरे करीब बैठ गई थी। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने धीरे से अपने हाथ छुड़ा लिए थे। मेरे चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा था, अब। और तब मैंने कहा था, अब दस्तखत कर दूंगा। वह चुपचाप रोने लगी थी। किस बात के दस्तखत? तलाक के कागज़ों पर। और क्या?
वह मेरी विद्वता पर मर मिटी थी, मगर शादी के बाद जब उसे मेरे ख्यालों के कुनबे में दाखिल होना पड़ा तो मेरे अतीत से घिन आती थी उसे, और मेरे रातों में बड़बड़ाने से भी। वह कई सालों से अलग होना चाहती थी, इसलिए हमने परिवार भी नहीं बढ़ाया। मैंने ही उससे विनती की थी कि माँ के रहते, यानी जब तक माँ है तब तक नहीं अलग होना है। तारों की रोशनी तले मिट्टी और पसीने में लथपथ एक दूसरे में गुत्थम गुत्था दो कसमसाते हुए नंगे शरीर। यहाँ क्यों आया तू? ये हर बेटे को करना होता है ना। हड्डियाँ और राख गंगा में बहानी होती है, वही लिए आ रहा हूँ 5000 किलोमीटर दूर से। वह रहा बैग जिसमें मेरी माँ का चूरा है, वही वापस लाया उस मुल्क से, और साथ में अपने बाप का चाकू। चाकू? चाकू नहीं, छुरा। वह वहाँ मेरे घर की दीवार पर टंगा रहता था। उसे मेरी माँ जब भी देखती थी उसकी आँख और मुंह में एक साथ पानी आ जाता था। उसी छुरे से मारता था मेरा बाप। मारता था? क्या? किसे? उसने कभी सुअर मारने के लिए उसके मुंह में गंधक पोटास का निवाला नहीं दिया, और न कभी जाल में लपेट कर मारा। इन तरीक़ों से उसे नफ़रत थी। वह खुले मैदान में छुरे से मारता था, लहूलुहान हो जाता था। इतना ताकतवर था वो, तड़प तड़प कर सुअर दम तोड़ता था, और उसके बाद खून में तरबतर मेरा बाप थका मांदा पूरी दोपहर सोया रहता था। छुरा ना हो तो लाठी, पत्थर, हथौड़ा, कुल्हाड़ा, कुछ भी। यही तो था पुश्तैनी काम। मुझे नहीं सिखाया, मुझे नहीं सिखाया, और न कभी छुरा छूने दिया। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था ना। इतनी ताकत थी उसमें, और ऐसे उसके पंजे कि एक ही बार में बधिया कर दे, यानी काम ख़त्म कर दे। सुअर की चर्बी, गोश्त और कड़ी मेहनत से उसने अपना बदन बनाया था, धूप में चमकता था। उसकी तमन्ना पहलवान बनने की थी। मैंने बताया था ना, गुंडे भी उसे सलाम करते थे, दूर से गुजर जाते थे। मगर 18 साल पहले मैंने देखा था, वह पस्त मुंह कमरे में टहल रहा था, डरा हुआ था, और खिड़की के बाहर दूर तक झांकता रहा था, जैसे इस दुनिया को आखिरी बार देखता हो। काला तो था, मगर उस दिन वह इतना काला लग रहा था जैसे जैसे घनी रात का रंग होता है। खिड़की के बाहर क्या? लोग ही लोग, तिल रखने की जगह नहीं, जैसे पूरा शहर उमड़ आया हो। बंधनवार और जगमगाती रोशनियाँ, बाजों और नगाड़ों का शोर। उस दिन महान पहलवान गुरु सदानंद की आखिरी कुश्ती थी। वहाँ वह जो दीवार है उस वक्त नहीं थी, उसके पीछे ही तो था अपना घर और बस्ती। अब वो भी उजड़ गई। गुरु सदानंद सांस रोके सुन रहे थे। जब हो चुकी आखिरी कुश्ती तो लाउड स्पीकर पर ऐलान किया गया, कोई और हो तो सामने आए। सार्वजनिक चुनौती कि कोई भी माई का लाल आए, गुरु सदानंद कुश्ती लड़ेंगे। भीड़ में से निकलकर मेरा बाप सामने आया था। वह धीमे अनिश्चित कदमों से आगे बढ़ा था। मैं उसके पीछे था। वह गुरुजी के पैर छूने के लिए झुका था। गुरुजी ने उसकी ओर देखा था और उसे पहचान कर कहा था। क्या कहा था? गुरु सदानंद ने कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहा था, अब ये दिन आ गए, अब तो भंगी, चूहड़े और चमार भी कुश्ती लड़ेंगे। और फिर क्या कहा था? और फिर कहा था, चल हट, मैं भंगी से लड़ूंगा आखिरी कुश्ती। गुरु सदानंद का बदन बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया। दुनिया भर में लेक्चर देने जाता हूँ। वे कहते हैं मुझे अपने समय का सबसे बड़ा मनस्तत्वविद। वे कहते हैं मैं ही खोज कर निकालूंगा आदमी के मन और आत्मा के वे सारे रहस्य जो अभी तक जाने नहीं गए। रोज़ रात को अपनी नींद में, सपनों में एक कुश्ती लड़ता हूँ, बिस्तर में पसीने से तरबतर होता हूँ। कितनी किताबें लिख डाली मैंने, कितने पर्चे, लेकिन वह घाव, मेरा बाप जिसे मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझता था, कितना कमज़ोर निकला। और उसका वह छुरा कितना मामूली। अपने समय के उस महान पहलवान के पास वह कैसी कटार थी, और कैसी उसकी धार आज तक बहता है खून।
जातिवाद का दंश है ये। गुरु सदानंद अखाड़े में चित्त पड़े थे। मैं गिनना शुरू करता हूँ, उसने कहा 1 2 3 4, मगर भीतर से उठती आती रुलाई को वह बस 9 तक संभाल पाया। नहीं कह सका वह 10, बस, और लो खेल खत्म हुआ। अचानक उठा और अपने कपड़े उठाकर मैदान के अंधेरे सुनसान कोने में चला गया। सदानंद दूर से आती उसकी हिचकियों की आवाज़ सुनते हुए मिट्टी में लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद वे उठे और अपनी गदा को घसीटते हुए खामोश थके कदमों से कोने की कोठरी की तरफ चलने लगे। तो ये कहानी, जैसा कि आपने देखा, जातिवाद जो है, भले ही कानून बन चुके हों, कानूनी तौर पर जातिवाद को समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन लोगों के मन में अभी भी जातिवाद है, उसकी जड़ें जमी हुई हैं और किसी न किसी तरह से वो बाहर आती हैं फूटकर। और जातिवाद जो है भयानक रूप में जो है उन जगहों पर दिखाई पड़ता है जहाँ अशिक्षा ज़्यादा फैली हुई है, जो पिछड़े जो क्षेत्र हैं। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित महिला, वाल्मीकि समुदाय की, 4 जो है सवर्ण जाति, ऊंची जाति के लड़कों ने उसका बलात्कार किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी ज़बान काट दी, और प्रशासन जो है उन लड़कों को बचाने के लिए पूरी जोर लगाए हुए था। रातों रात जो है उस लड़की का शव जला दिया गया ताकि सारे सबूत मिट जाएं, फिर उसके बाद और कोई पोस्टमार्टम न हो। तो ये जातिवाद का दंश है अभी भी, और समाज में बहुत गहरे बैठा हुआ है। जब तक इस जातिवाद से मुक्ति नहीं होगी, भारतवर्ष उन्नति नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले लोग वो सिर्फ जो है लोगों को बहलाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। जातिवाद से मुक्ति नहीं होगी तो इस देश की मुक्ति नहीं होगी। कुछ मुट्ठी भर लोग भले आगे बढ़ जाएं, संपन्न हो जाएं, लेकिन अधिकांश वर्ग जो है वो दबा कुचला रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।